हाय, वेलकम टू IMS लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैट 2024 स्लॉट 2 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. Sides AD and BC, when extended, intersect at point E. If AB is 2 cm, CD is 1 cm, and perimeter of ABCD is 6 cm, then the perimeter in centimeter of triangle AEB is. सो डायग्राम यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले बनाना होगा। जो पैरेलल साइड्स गिवन है AB एंड CD, उनकी लेंथ भी आपको दी गई है। तो AB ग्रेटर है CD से, तो डायग्राम पहले बना लेते हैं। तो एक ट्रेपेजियम हम लोगों ने बनाया, A B C D, 2 and 1 आर दी लेंथ्स। अब आगे देखो, सवाल में लिखा हुआ है कि AD और BC को हम एक्सटेंड करते हैं। तो ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम क्या है? E। ट्रेपेजियम में ये CD एंड AB आर दी पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स अगर हैं तो इन एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये एंगल देखो कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल आपको मिल रहा है ई डी सी, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ई ए बी के। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको मिलेगा, अब जैसे एक रेशियो आपको ऑलरेडी पता है, डी सी अपॉन ए बी 1:2, तो बाकी रेशियोज भी वही होंगे। हम कह सकते हैं ई सी अपॉन ई बी भी वही मिलेगा, मतलब इस साइड का रेशियो इस पूरे साइड्स के साथ वही मिलने वाला है। यही रेशियो आपको ई डी अपॉन ई ए भी मिलेगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि सी जो होगा ना, वो मिड पॉइंट होगा इन वैल्यूज का, और जो डी होगा वो मिड पॉइंट होगा। ये दोनों भी बराबर होंगे। अब इस सवाल में एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट और आपको बताई गई थी, उसको भी यूज कर लेते हैं। तो देखो क्या बताया गया था, पेरीमीटर ऑफ ABCD 6। तो ABCD का पेरीमीटर अगर 6 दिया गया है, तो दो साइड तो आपको ऑलरेडी नोन है, दो साइड आपको ऑलरेडी नोन है, एक 1 है और एक 2 है। 1 + 2 कितना होता है? 3। तो अगर हम देखें तो एक साइड को अगर हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो हमें पता है कि x + y + 1 + 2 क्या आने वाला है? 6। तो x + y क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। अब अगर ये बराबर है तो ये वैल्यू भी y होगी और ये वैल्यू भी x होगी। अब हमें पेरीमीटर पूछा गया है हम लोगों से, पेरीमीटर निकालना है। किस ट्रायंगल का निकालना है? ई डी ई ए बी का निकालना है, ई ए बी का निकालना है। अब इस पूरे ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर निकालना है तो आपको देखो क्या क्या ऐड करना है, x x y y एंड 2। तो आपको पेरीमीटर मिलेगा 2x + 2y + 2। ये वैल्यू आप इजीली यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस वुड बी 6 and 6 + 2 is 8। तो 8 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी हैज 40 employees whose names are listed in a certain order. In the year 2022, the average bonus of the first 30 employees was rupees 40,000. Of the last 30 employees was rupees 60,000. And of the first 10 and the last 10 employees together was rupees 50,000. Next year, the average bonus of the first 10 employees increased by 100%, of the last 10 employees increased by 200%, and of the remaining employees was untouched. Then the average bonus in rupees of all the 40 employees together in the year 2023 was. तो इस क्वेश्चन को केयरफुल्ली रीड करना होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट 40 एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी, जिसमें फर्स्ट 30,
लास्ट 30, फर्स्ट 10, लास्ट 10, इस तरह का डेटा आपको दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम इसको 10-10 के 4 ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स एज्यूम कि ये जो 40 एम्प्लॉइज हैं उसमें फर्स्ट 10, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 10 और नेक्स्ट 10 को हम अगर अलग अलग देखते हैं तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इनका जो एवरेज है, इनके बोनस का जो एवरेज है वो हम कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं इनका एवरेज है ए, इनका है बी, इनका है सी और इनका है डी। एवरेज हम ए बी सी डी मान लेते हैं। तो अब जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन है अबाउट ईयर 2022, इसको ध्यान से रीड करिए। क्या लिखा हुआ है इसमें? द एवरेज बोनस ऑफ फर्स्ट 30 एम्प्लॉइज वाज 40,000। तो पहले 30 एम्प्लॉइज यानी कि हम ए बी सी तीनों की बात कर रहे हैं। तो वी कैन से पहले 30 का जो टोटल सैलरी होगा, टोटल बोनस होगा, वो क्या होगा? टोटल बोनस वुड बी इक्वल टू 10A प्लस बी प्लस सी, सबको 10 से मल्टीप्लाई करोगे अपॉन 30, 10 प्लस 10 प्लस 10, और ये वैल्यू आपको बताई गई है कितनी? 40,000। 40,000 40 के का मतलब 1,000। तो यहां से आपको कुछ ना कुछ डेटा मिल जाएगा, है ना। आगे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? देखो आगे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है लास्ट 30 एम्प्लॉइज का एवरेज 60,000 है। तो लास्ट 30 की अगर हम बात करें तो बी और सी और डी की बात हो रही है। तो 10 टाइम्स बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 60 के। एंड देन फाइनली एक इंफॉर्मेशन और है, द फर्स्ट 10 एंड द लास्ट 10, यानी कि हम ए और डी की बात कर रहे हैं। इनका एवरेज क्या है? 50,000 है। तो एक और यहाँ पे आप इक्वेशन बना सकते हैं, 10 टाइम्स ए प्लस डी अपॉन 20 इज इक्वल टू 50 के। तो इसको फर्दर अगर आप देखो तो यहाँ से क्या रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं, जरा क्विकली इनको देखते हैं। तो ये पहली इक्वेशन आपको क्या रिजल्ट देती है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 120,000। सेकेंड इक्वेशन आपको क्या रिजल्ट दे रही है? बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 180,000। एंड थर्ड इक्वेशन आपको क्या रिजल्ट दे रही है? ए प्लस डी इज इक्वल टू 100,000। अब अगर आप नोटिस करो, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इफ वी ऐड दिस टू व्हाट वी गेट? ए प्लस 2B प्लस 2C प्लस डी इज इक्वल टू 300,000। इसको और इसको एक साथ अगर आप देखो तो a प्लस डी की वैल्यू अगर हम यहाँ से लेस कर दें तो हमको बहुत आराम से b प्लस सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो नाउ इफ वी क्लब दिस वन एंड दिस वन वी गेट अ रिजल्ट। क्या रिजल्ट हमें मिलता है? देखो 100 अगर लेस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट? 2B प्लस 2C इज इक्वल टू 200,000। तो हम कह सकते हैं कि b प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी? b प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी? 100 आएगी। तो अगर b प्लस सी की वैल्यू 100 है, b प्लस सी की वैल्यू 100 है, तो उसके बेसिस पे हमें कई सारी बातें अब पता चल जाती हैं। अब देखो b प्लस सी आप निकाल चुके हो, यहाँ पे अगर आप यूज करते हो तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू क्या आएगी? 20 की आएगी। हम लोग b प्लस सी निकाल चुके हैं, अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो हम कह सकते हैं d की वैल्यू क्या आएगी? d की वैल्यू 80 की आएगी। तो हमारे पास a यानी कि पहले 10 लोगों का एवरेज कंपनसेशन और d यानी कि आखिरी के 10 लोगों का एवरेज कंपनसेशन भी अब हमें मिल चुका है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट? तो देखो सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट ईयर द एवरेज बोनस ऑफ द फर्स्ट 10 एम्प्लॉइज इंक्रीज बाई 100%। तो पहले 10 का जो बोनस है, पहले 10 का जो बोनस है ये 100% बढ़ गया है। तो ईयर 2023 की अगर हम बात करें, ईयर 2023 की अगर हम बात करें
तो 2023 में जो ए की वैल्यू है वो अब 20,000 को आप 100% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी। एंड द लास्ट 10 इंक्रीज बाई 200%। देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट 10 इंक्रीज बाई 200%। तो लास्ट 10 का मतलब है कि हम डी के बारे में बात कर रहे हैं। तो डी की वैल्यू देखो क्या हो गई है, 80,000 है, इसको 200%, यानी कि इसको 3 टाइम्स आप कर दोगे, 200% का इंक्रीज है तो एक्चुअल में 3 टाइम्स हो जाएगा। तो दिस वैल्यू वुड बी 240 के। और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है देखिए, एंड द रिमेनिंग एम्प्लॉइज वाज अनचेंज्ड। तो बी और सी की वैल्यू में कोई भी चेंज यहां पर नहीं आया है। तो हमें यहां से पता है कि बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी की वैल्यू 100 के है। तो अगर हम चारों को ऐड करके इसका एवरेज निकालना चाहें तो ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो आपसे एवरेज बोनस पूछा गया है 40 एम्प्लॉइज का, तो एवरेज बोनस क्या आएगा। अब सिंपल सा अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट लगा दो। तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 की वैल्यू निकालनी है। तो ऐड कर लो, 40 प्लस 240 प्लस 100, 380 divided by 4. So this would be 95,000. So 95,000 is the first option. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम एंड वर्क टॉपिक से है ये सवाल। Amal and Vimal together can complete a task in 150 days, while Vimal and Sunil together can complete the same task in 100 days. Amal start working on the task and work for 75 days, then Vimal takes over and works for 135 days. Finally, Sunil takes over and completes the remaining task in 45 days. तो काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। If Amal had started the task alone and worked on all days, Vimal had worked on every second day, and Sunil had worked on every third day, then the number of days required to complete the task would have been. तो इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उनके बेसिस पे हम लोग काम शुरू करेंगे। टोटल 3 लोगों की यहाँ पे बात हो रही है, अमल, विमल एंड सुनील। तो देखो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि अमल और विमल मिल करके किसी काम को करते हैं 150 डेज में। विमल एंड सुनील मिल करके किसी काम को करते हैं 100 डेज में। अब अगर हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि अमल, विमल और सुनील ये जो पर डे वर्क कर रहे हैं वो ए है, वी है और एस है, पर डे। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। तो अब अगर हम टोटल वर्क को मेजर करने की कोशिश करें तो आमतौर पे टाइम एंड वर्क में हम लोग एक एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो इफ वी एज्यूम कि भाई जो टोटल वर्क है हमारा दैट इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ 150 एंड 100, मान लेते हैं हमें 300 काम करना था। तो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो अमल और विमल ने ये जो काम है 150 डेज में किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 150 डेज में काम किया है तो ये रोज कितना काम करते होंगे, 2 करते होंगे पर डे। और विमल और सुनील जो है ये एवरीडे कितना काम करते होंगे, 3 पर डे करते होंगे। तो एक तो ये हमें पता चलता है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या है कि हमने टोटल काम को 300 बोला, और अगर हम इस लैंग्वेज में जाएं तो हम कह सकते हैं जो हमारा टोटल काम है वो क्या है, वो 150A प्लस 150V है। ऐसा भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इसी वजह से आपको A प्लस वी की वैल्यू मिल गई थी, कितनी, 2 मिल गई थी, जो अभी हमने यहाँ पे लिखी भी है। इसी तरह से हम देखें तो ये जो टोटल वर्क है ये हमारा विमल और सुनील मिलकर के 100 डेज में करते हैं। तो इसको यू कैन ऑल्सो राइट 100V प्लस 100S। तो इसी वजह से आपको V प्लस S की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, जो यहाँ पे मिल भी रही है ना। अब जो फर्दर इंफॉर्मेशन है जिसमें तीनों लोग थोड़ा अलग अलग डेज के लिए काम कर रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए।
Amal started working on the task and worked for 75 days. Then Vimal takes over and work for 135 days. And finally Sunil takes over and completes the remaining task in 45 days. तो इस चीज को आप कैसे समझ सकते हो कि अमल ने काम किया कितने दिनों के लिए? 75 डेज के लिए। तो अमल ने कितना काम किया होगा? 75A। फिर विमल ने काम किया 135 डेज के लिए, कितना काम किया होगा? 135V। और फिर सुनील ने काम किया 45 डेज के लिए, कितना काम किया होगा? 45S। और ये काम क्या आना चाहिए? 300 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। इसमें देखो आप क्या लिख सकते हो, 75A प्लस 75V, इसको ब्रेक कर दिया हमने। तो 75V अगर आप सेपरेट कर लोगे तो जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना होगा? 60V होगा प्लस 45S इज इक्वल टू 300। तो अब देखो A प्लस V की वैल्यू आपको मालूम है, A प्लस V की वैल्यू क्या है? 2 है। तो दिस वुड बी 150। देन यहां पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 45V प्लस S। तो इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। 45 हमने V और S को कॉमन कर लिया। तो अब यहाँ पे 15V आपके पास बचता है जो कि 300 के बराबर है। अब V प्लस एस की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। V प्लस एस की वैल्यू क्या आती है? 3 आती है, वो भी पुट कर दो। तो आपको मिलता है 150 प्लस 45 इंटू 3 करोगे तो 135 प्लस 15V इज इक्वल टू 300। यहां से आप V का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से V का वैल्यू क्या आएगा? 1। दिस इज 285। 300 में से सब्ट्रैक्ट करोगे यू गेट 15। तो 15V इज इक्वल टू 15, सो V वुड बी 1। अब अगर आपके पास V की वैल्यू 1 है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो आपको क्या पता था कि A प्लस V की वैल्यू 2 है। आपको यहां से पता था कि V प्लस S की वैल्यू क्या है? 3 है। अब आपको पता चल गया कि V की वैल्यू है 1, तो ऑब्वियसली A की वैल्यू भी 1 होगी और S की वैल्यू क्या होगी? 2। तो अमल की, विमल की और सुनील की एफिशिएंसीज आपको पता चल गई, विच मीन्स कि अमल अगर एक दिन में 1 काम करता है तो विमल करता है 1 यानी कि उसके बराबर, और सुनील करता है 2। तो अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको क्या यहां पर कैलकुलेट करना है। तो द क्वेश्चन इज सेइंग इफ अमल हैड स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड वर्कड ऑन ऑल डेज, तो अमल को रोज काम करना है। विमल हैड वर्कड ऑन एवरी सेकेंड डे, विमल को हर दूसरे दिन काम करना है। एंड सुनील हैड वर्कड ऑन एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन काम करना है। देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क वुड हैव बीन। तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखेगा। अब उस पैटर्न को पहले देखते हैं। तो अगर हम अमल की बात करें तो अमल एक काम कर रहा है, फिर एक 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 कर रहा है, ये रोज काम कर रहा है। विमल की अगर हम बात करें तो विमल पहले यहां पे एक काम करेगा दूसरे दिन, है ना? फिर कहां पे करेगा? यहां पे एक काम करेगा। फिर कहां पे करेगा? यहां पे एक काम करेगा। फिर कहां पे करेगा? यहां पे एक काम करेगा, है ना? तो विमल रोज काम नहीं कर रहा है, अल्टरनेट डेज पे काम कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये बात भी बहुत समझने वाली है आपकी, है ना? तो पहले दिन कितना काम होता है, दूसरे दिन कितना काम होता है, ये सब देखना पड़ेगा ना हम लोग को। अब अगर हम सुनील की भी बात करें तो सुनील तो तीसरे दिन काम कर रहा था। देखो ध्यान से, अब सुनील यहाँ पे तीसरे दिन काम करेगा। एक टेबल सा बना लेते हैं। फिर यहाँ पे काम नहीं करेगा, फिर यहाँ पे काम नहीं करेगा, फिर यहाँ पे काम करेगा। अब अगर और आगे भी हम बना लेते तो हमें एक पैटर्न देखने को मिलता। अब ये एक एक छोड़ करके काम कर रहा है तो यहाँ पे फिर आ जाता, ये दो छोड़ करके काम कर रहा है तो इसका टर्न यहाँ पर आता। अब पैटर्न क्या मिल रहा है देखो, पहले दिन एक काम हुआ, 1 + 2 3 एंड 3 प्लस, सॉरी इसका काम 2 लिख लो, सुनील का काम एक्चुअल में 1 नहीं था तो इसको मेक इट 2, ये हर जगह 2 करेगा, डबल है ना? तो देखो 1 + 2 कितना हो गया? 3।
एंड 3+3 क्या हो गया 6। तो पहले 3 दिन में कितना काम हुआ 6, और अगले 3 दिन में भी क्या 6 हो रहा है। 2+1 3 एंड 3+4 7, नहीं 7 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 6 दिनों की बात करें तो इन 6 दिनों में जो कुछ भी हुआ है वही अगले 6 दिनों में रिपीट होगा। नोटिस करिए, ये जो फर्स्ट 6 डेज में हुआ है यही नेक्स्ट 6 डेज में रिपीट होता हुआ आपको दिखेगा। 1+2 3, 3+3 6, 6 के बाद देखो क्या होता है 2, 2+1 3, 3+, यहां पे देखो ये भी लिख लो। अब यहां पे देखो जो शुरुआत के 6 दिनों में हुआ वही आगे भी 6 दिनों में आपको होता हुआ दिखेगा। हम करके दिखाते हैं आपको, देखो आगे भी अगर हम लिख दें यहाँ पे तो क्या वैल्यू आएगी इसके बाद, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो जोड़ लो 1+2 3, 1+2 3, 3+3 6, 6+2 8 9, 9+4 13, फिर से काम हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे 13 13 काम करते हुए। तो नाउ वी कैन से कि 6 डेज में कितना काम होता है 13 काम होता है, और हमें किस नंबर पे पहुंचना है 300 पे। तो 13 से 300 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 23 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या वैल्यू आएगी देखो 299 आएगी। तो इधर भी 23 से करोगे तो इधर क्या वैल्यू आएगी 138। तो हम कह सकते हैं 138 डेज में 299 वर्क हो जाता है। तो अगर 138 डेज में 299 वर्क होता है और 6 डेज के ये पीरियड हमने कंप्लीट किए हैं, तो जो अगला टर्न आएगा वो किसका आएगा, नेचुरली अमल का आएगा। तो अब आपको एक दिन और लगेंगे +1, और यहाँ पे एक काम और हो जाएगा। तो आंसर शुड बी 139। तो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी 138, और प्लस एक दिन और लग रहा है, तो आंसर शुड बी 139 डेज। सो नॉट अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, थोड़ा सा समय इस सवाल को करने में लगेगा, तो डेफिनेटली मैं इसको बहुत इजी क्वेश्चन रेट नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो देखो इन इक्वलिटी का सवाल है अलजेब्रा टॉपिक से। तो इस इनइक्वलिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 1/x+5 एक तरफ ले आते हैं, -1/2x-3 लेस देन और इक्वल टू 0। क्योंकि लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 चेक करना ज्यादा इजी होता है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो। तो आपको मिलेगा 2x-3 -x-5 डिवाइडेड बाई x+5 2x-3 लेस देन और इक्वल टू 0। फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, x-8 डिवाइडेड बाई x+5 2x-3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब ये एक ऐसे सवाल में कन्वर्ट हो गया जैसा आमतौर पे जो भी कैट की तैयारी कर रहे हैं लोग इस तरह का फॉर्मेट इनइक्वालिटी में जरूर पढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट देखने होते हैं अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव इसका पता लगा रहे हैं। तो एक तो पॉइंट यहां पर -5 आ जाता है, -5 इसमें x की वैल्यू हो नहीं सकती बिकॉज फंक्शन यहां पर क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 रखोगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद एक और क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलता है क्या 3/2, और उसके बाद एक और क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलता है क्या 8। तो 8 तो वैल्यू हो सकती है ना, 8 हो सकती है, 8 पे एग्जैक्टली 0 मिलेगा। तो अब देखो 8 से कोई बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये ग्राफ क्या आएगा पॉजिटिव, मतलब आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। दूसरा एक वेवी कर्व मेथड होता है, वेवी कर्व मेथड जो जनरली हर एक कैट एस्पायरेंट पढ़ता है। अगर वो आता है तो आप डायरेक्ट इस सवाल को आंसर कर लोगे। तो उसमें क्या देखा जाता है कि क्रिटिकल पॉइंट लिख लिया, फिर हमें देखना होता है कि इनके एक्सपोनेंट क्या है। अब जैसे x-8 जो है
इसकी पावर में 2 तो लिखा नहीं है, मतलब पावर 1 है, यानी कैसी पावर है, ऑड है। x+5 का भी स्क्वायर या क्यूब या पावर 4 ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यानी कि पावर 1 है, तो हम इसको भी ऑड लिख सकते हैं। और 2x-3 इसकी भी एक्सपोनेंट में कुछ नहीं लिखा है, तो ये भी क्या है, ऑड है। तो वेवी कर्व मेथड क्या होता है कि आप किसी एक बड़ी वैल्यू पे चेक कर लो क्या है, तो 8 से बड़ी कोई वैल्यू हम रख देते हैं, मान लो 10 रख देते हैं, तो 10 पे ये भी पॉजिटिव है, ये नीचे डिनोमिनेटर में भी दोनों चीजें पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। अब इसके बाद जहां जहां ऑड पावर्स होती हैं वहां पे साइन चेंज होता है, और जहां इवन होती है वहां पे नहीं चेंज होता है। तो यहाँ देखो ऑड है और ग्राफ पॉजिटिव साइड से आ रहा है, तो अब यहाँ पे ये नेगेटिव मिलेगा। अब यहां भी ऑड है तो साइन चेंज होकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहां भी ऑड है तो साइन चेंज होकर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दूसरा, ये जो 5 पॉइंट है ना, 5, इस पे ग्राफ डिफाइंड नहीं है, तो इस पॉइंट को हम अलग से हाईलाइट कर दे रहे हैं, इस पे डिफाइंड नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर में कोई चीज जीरो ना बना रही हो। 3/2 भी ऑब्वियसली वैल्यू नहीं ले सकते हैं हम, क्योंकि 3/2 पे एग्जैक्टली जीरो हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। तो ये 2 पॉइंट हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 8 को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब आप नोटिस करो, आपसे इस सवाल में आपको पता क्या लगाना है कि ये जो वैल्यू है ये जीरो से कम कब होती है ना। तो ये तो मैंने एक आपको वेवी कर्व वाला मेथड बताया। अगर ये मेथड नहीं भी आता है, कोई छोटा मोटा सवाल है, तो आप कुछ वैल्यूज को पुट करके देख सकते थे। अब जैसे 8 से बड़ी वैल्यू रखते, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है इस साइड में। 8 और 3/2 के बीच में कोई वैल्यू रखते, अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमेशा नेगेटिव होगा इसके बीच में। देन 3/2 और -5 के बीच में कोई वैल्यू रखोगे तो आपको पॉजिटिव मिलता, और -5 से छोटी वैल्यू रखते तो नेगेटिव मिलता। तो अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, अब इसका सॉल्यूशन सेट हो गया कि जो वैल्यू है x की, या तो ये क्या होनी चाहिए, -5 से कम होनी चाहिए। इक्वल टू हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि -5 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। दूसरी चीज यहां पे क्या पता चलती है कि x की वैल्यू 3/2 से बड़ी हो, इक्वल टू ना हो, क्योंकि इक्वल टू पे अनडिफाइंड हो जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 8। तो अब इन दोनों बातों को अगर हम देखें तो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, तो इनके बीच में और भी हमें लिखना होगा, तो ऑब्वियसली दी फर्स्ट ऑप्शन। So this is an easy question for those who have done inequality and such topics of algebra in the CAT preparation. Next सवाल पे आते हैं। So simple and compound interest का सवाल है, ये रीड कर लेते हैं इसको। Anil invest ₹22,000 for 6 years in a scheme with 4% interest per annum, compounded half yearly. तो अगर हम 4% इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं पर एनम, और हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई अगर हम 1 साल के बाद ईयरली कंपाउंड कर रहे होते तो हम 4% से किसी चीज को इंक्रीज करते, लेकिन अगर हम 6 मंथ्स में इंक्रीज कर रहे हैं तो 2% से इंक्रीज करेंगे, और 1 साल में 2 बार करेंगे, 2 साल में कितनी बार करेंगे, 4 बार, तो 6 ईयर्स में कितनी बार करेंगे, 12 टाइम्स करेंगे। तो कहीं ना कहीं अनिल का जो 22,000 का इन्वेस्टमेंट है, ये 2% से इंक्रीज होगा कितनी बार, 12 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं अनिल का जो फाइनल अमाउंट होगा, अनिल का जो फाइनल अमाउंट होगा इस केस में, कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले केस में, वो क्या होगा, 22,000। और आप अगर किसी चीज को 2% बढ़ा रहे हैं तो 1 + 2/100 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आप 12 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो एक्सपोनेंट में क्या लिख दोगे, 12। अब फर्दर क्या इंफॉर्मेशन सवाल में, इसको देखते हैं। सुनील इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट, तो अमाउंट हमें नहीं पता उसने क्या इन्वेस्ट किया, इन द स्कीम फॉर 5 ईयर्स, तो पहले 5 ईयर्स के लिए किया, सेम स्कीम में किया। तो अगर सेम स्कीम में किया तो हम कह सकते हैं सुनील ने अगर ₹X इन्वेस्ट किए हैं तो उसका भी इन्वेस्टमेंट 2% बढ़ेगा एवरी 6 मंथ पे, और 5 ईयर्स में कितनी बार बढ़ेगा, 10 टाइम्स। अब उसकी फाइनल वैल्यू ये हो जाने वाली है। अब आगे क्या लिखा है, एंड देन री इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट ही रिसीव्स एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स।
तो ये जो अमाउंट उसको मिला है इसको ये दोबारा इन्वेस्ट कर रहा है 1 साल के लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो अब ये जो भी वैल्यू है ये फर्दर 10% बढ़ जाएगी। तो इस पूरी वैल्यू को आपको 10% अगर बढ़ाना है तो 1+10/100 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 110% हो जाएगी वैल्यू बढ़ने के बाद। एंड दे हैव सेड कि बोथ दीज अमाउंट्स आर इक्वल। इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय बोथ एट द एंड ऑफ 6 years आर इक्वल देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन रुपीज मेड बाय सुनील इज। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था ये हम लोग को पता लगाना है। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो आप देखो यहाँ पे 12 है एक्सपोनेंट और यहाँ पे इसकी पावर में आपको मिल रहा है 10। तो आप कैंसिल करोगे तो केवल स्क्वायर बचेगा आपके पास। तो दिस वुड बी 22,000 और ये 1+2/100 को आप 1/50 लिख सकते हो और इसकी पावर में क्या बचेगा 2। और इस तरफ आपको वैल्यू क्या मिल रही है x इंटू 1+ अभी 10/100 को वी कैन राइट 1/10। तो फाइनली हमें x निकालना है तो x का वैल्यू हो जाएगा 22,000। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो इंटू 51 अपॉन 50 रहेगा। और इसको भी आप जब लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो आप 10 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 11। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो 11 से करते हैं। सो दिस वैल्यू वुड बी 2000। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर था तो एक 51 और बढ़ा लो और यहाँ पे एक 50 और बढ़ा लो, दिस वाज स्क्वायर है ना। तो 51/50 जो है ना वो दो दो बार मिलेगा। तो अब ये वैल्यू आपको मिली 2000। अब 2000 के बाद क्या मिलेगा आगे फर्दर, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो कैंसिलेशंस कर लेते हैं पहले। तो एक जीरो कैंसिल कर लिया हमने, एक जीरो और कैंसिल कर लिया। अब ये 25 है, 25 से 200 को कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा 8। तो x का वैल्यू आपको मिलता है 8 इंटू 51 इंटू 51। अब अगर आपको 51 का स्क्वायर याद है, 50+1 का स्क्वायर, तो 51 का स्क्वायर क्या होता है 2601। तो मल्टीप्लाई कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे भी देखो लास्ट डिजिट आपको क्या मिलना चाहिए 8 जो एक ही ऑप्शन में है। हाउएवर यू कैन इजीली कैलकुलेट द इंटायर वैल्यू। तो दिस वुड बी 20808। तो दिस आई वुड रेट एन इजी क्वेश्चन। ये काफी आसान सा सवाल था। अगर आप थोड़ा केयरफुल्ली रीड कर रहे हैं तो बहुत कम समय में इस सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस, जो कैट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, वहां से है। A bus starts at 9 a.m. and follows a fixed route every day. One day, it traveled at a constant speed of 60 km per hour and reached its destination 3.5 hours later than its scheduled arrival time. Next day, it traveled 2/3 of its route in 1/3 of its total scheduled travel time, and the remaining part of the route at 40 km per hour to reach just on time. तो देखो यहाँ पे एक जगह पे 2/3 या 1/3 की बात की गई है। तो अगर हम वैल्यूज को 3 के मल्टीपल में एज्यूम कर लें तो थोड़ा कैलकुलेशन शायद हमें कम करनी पड़े। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है वो है 3D और जो नॉर्मल टाइम है टोटल, जिसको कि शेड्यूल्ड टाइम भी यहां पर बोला गया है, वो मान लेते हैं 3D है। ये हमने एज्यूम कर लिया शुरू में ही। तो अब सवाल में आगे देखिए लिखा हुआ है वन डे इट ट्रेवल्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 and reached its destination 3.5 hours later than its scheduled time. तो हम कह सकते हैं कि एक दिन ये जो डिस्टेंस है थ्राइस ऑफ डी
डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, इससे हमें जो समय मिल रहा है वो हमारे शेड्यूल्ड टाइम से 3.5 आवर्स क्या है, ज़्यादा है, 3.5 आवर्स ज़्यादा है। तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ रिलेशन भी देखने को मिल सकता है ना। तो वो रिलेशन क्या मिलेगा देखते हैं। डी और टी में कुछ रिलेशन हमें देखने को मिल जाएगा, है ना। तो वो रिलेशन हमारा हो जाएगा टी इज इक्वल टू 60t प्लस, भाई 3 से डिवाइड करोगे ना तो ये 20 मिलेगा, 20 इंटू 360, 20 इंटू 3.5 करोगे तो क्या मिलेगा, 70। ये एक रिलेशन हमें देखने को मिलता है। आगे इस सवाल में क्या लिखा है उस पर आते हैं। नेक्स्ट डे इट ट्रेवल 2/3 ऑफ इट्स रूट इन 1/3 ऑफ इट्स टोटल शेड्यूल्ड ट्रेवल टाइम। तो अगले दिन कितना समय लग रहा है, अगले दिन कितना समय लग रहा है वो कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट डे देखो 2/3 जो डिस्टेंस है वो इसने ट्रेवल करी है 1/3 ऑफ इट्स ट्रेवल्ड शेड्यूल्ड टाइम में। तो 2/3 डिस्टेंस कवर करी तो डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, डी। तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट डे उसने 3d का 2/3 क्या होगा, 2d डिस्टेंस कवर करी, कितने समय में, 2t में। 2t टाइम इसका यूज हो चुका है, सॉरी 2t नहीं, देखो 2/3 डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो 2d हो जाएगा, लेकिन टाइम 1/3 है। तो अगर 1/3 है तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो डी, टी समय में, है ना। अब जो बची हुई डी डिस्टेंस है उसको कवर करने में क्या समय लगेगा, देखिए उसको ये 40 की स्पीड से कवर कर रहा है। तो अगर 40 की स्पीड से कवर कर रहा है तो जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, देखिए डी डिस्टेंस बची हुई है 40 की स्पीड से हम कवर कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम को बताया गया है कि ओवरऑल में जो टाइम लग रहा है वो तो 3t है। तो अगर ओवरऑल में 3t टाइम लग रहा है मतलब शेड्यूल टाइम ही लग रहा है, जस्ट ऑन टाइम लिखा हुआ है, तो ये टाइम क्या होगा, 2t होगा। अगर ये टाइम 2t होगा तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारी डी की वैल्यू क्या होगी, 2t इंटू 40 कर दोगे 80 टाइम्स टी आएगी। यहां से हमारी डी की वैल्यू कुछ ऑलरेडी आई हुई है, दोनों को अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। तो क्या आंसर मिलेगा देखते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो रिजल्ट मिलता है 60t प्लस 70 इज इक्वल टू 80t। तो 20 टाइम्स t इज इक्वल टू 70, सो वैल्यू ऑफ t इज 3.5। अब अगर t की वैल्यू 3.5 है तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, 3t। सवाल में पूछा गया है व्हाट इज द शेड्यूल्ड अराइवल टाइम, तो शेड्यूल्ड टाइम कितना लग रहा है पहले वो निकाल लेते हैं। तो अगर हम 3t करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 10.5 आवर्स। अब बस कितने बजे चलती है, बस चलती है 9 AM पर। तो अगर 9 AM पर चलती है तो 10.5 आवर्स के बाद समय क्या होगा, 7:30 PM, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन। सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी इजी, ये एक मीडियम डिफिकल्टी लेवल का सवाल था। जो लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस की सफिशिएंट प्रैक्टिस करते हैं कैट से पहले, उनके लिए ये सवाल बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं रहेगा। अगला सवाल देखते हैं। सो m और n क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, उसमें भी n का वैल्यू 1 से ज्यादा होना चाहिए। और आपसे m माइनस एन की वैल्यू पूछी गई है, एक रिलेशन आपको दिया गया है m टू दी पावर n इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 25 इंटू 3 टू दी पावर 40। तो देखो m की पावर n जो है वो 2 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 40 के इक्वल है। अब हम इसको किसी सिंगल टर्म में कन्वर्ट करते हैं, या दो अलग अलग जगहों पे लिखा है, तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट करोगे तो एक्सपोनेंट आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं,
एक तो क्या हो सकता है कि भाई 25 40 में क्या कॉमन है वो हम देखें। तो 25 और 40 में अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो केवल दो ही कॉमन फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा 5 होता है जो दोनों में कॉमन है। अब अगर हम 1 बनाते हैं तो इसका मतलब कि हम कह रहे हैं 2 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 40, ये m की वैल्यू है और n की वैल्यू 1 है, जो कि हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बात दी हुई है। और दूसरा कॉमन फैक्टर क्या बचता है? 5। तो अगर हम 5 में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अब अगला कन्वर्जन क्या होगा कि हम 2 की पावर 5 की पावर 5 लिख सकते हैं और इस नंबर को 3 की पावर 8 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल में जो ये वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 32। और 3 की पावर 8 क्या होता है? 3 की पावर 4 होता है 81। तो 81 का स्क्वायर इज 6561 टू दी पावर 5। तो m की पावर n के लिए अब ये केवल एक पॉसिबिलिटी आपकी बचती है। तो केवल यही एक पॉसिबिलिटी आपको मिलती है यहाँ पे। अब इस पॉसिबिलिटी पे अगर हम बात करें तो इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो m की वैल्यू है वो हमें निकालनी होगी। तो 6561 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 32 से। तो क्या मिलेगा जरा देखते हैं। दोनों को ऐड कर दो। 2599902। तो 209952 मिलता है। और आपको पता है कि n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 5 है। n की वैल्यू 5 है। तो यहां से अगर आप 5 लेस कर दोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? फोर्थ ऑप्शन 209947। सो दिस आई वुड रेट अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़े से हिट एंड ट्रायल से आप इस सवाल के आंसर पे पहुंच जाओगे। कैलकुलेशंस आर आल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 81 स्क्वायर आमतौर पे फेमस नंबर है, याद रहना चाहिए। 2 की पावर 532 सभी को पता होता है। तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2024 स्लॉट 2। सो ये लास्ट सवाल था। अगले सेशन में हम लोग रिमेनिंग कैट 2024 स्लॉट 2 के क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।